Aditi Joshi. I am the assistant professor in Biyani Group of Colleges. Today I'm here to deliver my topic on GATE previous year questions. As we know, the first Feb is the GATE day actually, because जो केमिकल साइंसेस का जो पेपर हो रहा है गेट का वो हमारे फर्स्ट फेब को हो रहा है. तो मैं सोच रही थी कि उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गेट का एग्जाम होता है वो मेनली फिजिकल बेस्ड पेपर होता है. उसमें हमारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से हमारी रैंक डिसाइड नहीं होती, उसके अंदर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री से रैंक डिसाइड होती है, क्योंकि वो हम लोगों को कैलकुलेटर अवेलेबल कराते हैं. तो बहुत सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं. तो इस बार मैंने इसलिए वीडियो बनाने की सोच रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को क्या कर सकूं, कवर कर सकूं. तो अब इस तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन कवर करके बता सकूं कि गेट में किस तरह के क्वेश्चन आए. तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं. फर्स्ट आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और सेकंड जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है. अब देखिए, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है गेट 2019 में. ये दोनों ही क्वेश्चन है गेट 2019 के. फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कि द फ्रेंडलिज आइसोथर्म अ लीनियर रिलेशनशिप इज ऑब्टेन इन द प्लॉट ऑफ. ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया है कि अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो थीटा और पी के बीच में तो किस तरीके का रिलेशनशिप से आपको ग्राफ आप जो प्लॉट करोगे वो ग्राफ किस तरीके से आएगा. अब आपको पता है कि जो फ्रेंडलिक इक्वेशन थी उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर एन, यही बताया था. अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है आपका सरफेस कवरेज. की आपको पता है एड्जॉर्प्शन क्या होता है. बेसिकली एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसा फिनोमिना लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जो मेजर डिफरेंस है जिन्हें हम एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो डिफरेंस ये है कि एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर एज द एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना. जैसे अगर मैं कॉटन को पानी के अंदर डिप करती हूँ तो वो प्रोसेस मेरी एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि कॉटन ने पूरा पानी एब्जॉर्ब किया है, यानी कॉटन के हर पार्टिकल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स गए हैं. लेकिन मैं बात करती हूँ एड्जॉर्प्शन की, तो एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल मैं ले सकती हूँ चॉक. अगर मैं चॉक को पानी में डिप करती हूँ या इंक में डिप करती हूँ तो उसकी आउटर सरफेस जो है, यानी सरफेस वाला एरिया है, वो ही सिर्फ उसी के ऊपर क्या होगा, आपकी वाटर की या इंक की लेयर बनेगी. लेकिन जैसे आप चॉक को तोड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि अंदर वाला पोर्शन अभी भी सूखा है या उसमें पानी या इंक नहीं गया है. तो यानी आपको इससे समझ में आ सकता है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. तो थीटा जो है वो आपका बताता है कि कितना, मतलब फ्रैक्शन बताता है कि कितना टोटल सरफेस कितनी थी, उसमें से कितनी सरफेस कवर हो चुकी है बाय द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल. आपको पता होगा दो फिनोमिना और आएंगे, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट. एब्जॉर्बेंट जिस पर करना है और एब्जॉर्बेट जो होना है. जैसे सपोज करो अगर मैं चॉक का एग्जाम्पल और इंक का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो इंक मेरा एब्जॉर्बेंट है और मेरा चॉक क्या है, एब्जॉर्बेट. तो थीटा बताता है कि कितना टोटल कवरेज एरिया कितना है और उसमें से कितने पार्ट पर आपका एड्जॉर्प्शन हुआ है. पी जो है आपका प्रेशर है और इस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एन. तो एन क्या है आपका, ये डिपेंड करेगा कि आपके रिएक्शन कैसे बायोमोलिकुलर, मतलब आपका एड्जॉर्प्शन किस तरीके हो रहा है. जैसे आपने एक पढ़ा होगा कि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से भी होता है, तो वहाँ पर जो होगा उसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो होता है पी की पावर 1/n. लेकिन ये किस में होता है, जब आप डिसोसिएशन वाले मैकेनिज्म को काम में ले रहे हैं तब. तो अभी हमसे जो ग्राफ पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपको अगर मैं लीनियर रिलेशनशिप वाला कर्व किससे मिलेगा. तो देखिए, आप जब थीटा को हटाओगे तो क्या आएगा, के आएगा. तो थीटा इज इक्वल टू के पी की पावर एन. अब मैं अगर इसका लॉग ले लेती हूँ, एल एन ले लेती हूँ, तो एल एन थीटा इज इक्वल टू एल एन के प्लस एन एल एन पी. ये आपका रिलेशनशिप आता है. अभी कौन सा वाला कर्व हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ एल एन थीटा और एल एन पी के बीच में ग्राफ, तो आपका आएगा इस तरीके से. ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट है जो कि है एल एन के और आपका स्लोप क्या है, एन. तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका, अब बताइए इनमें से कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, एल एन थीटा वर्सेज एल एन पी. तो यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा. तो इसी तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको इसके लिए आपको फ्रेंडलिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए. My college taught me to be modern and ethical. My college made me learn what dignity is. My college told me I can. My college told me to be bold and daring. My college imbibed values in me.
My college taught me to be strong. My college made me close to Mother Nature. My college taught me to say no to injustice. My college taught me to say sorry. My college taught me to enjoy my life. My college taught me to be independent. My college taught me to be helpful. My college taught me to say thank you. My college made me believe in myself. सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ तो ये क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड एक्स इज 350 केल्विन द डेल्टा एच वेपराइजेशन द हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 30 किलो जूल पर मोल द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बॉयल एक्स एट 300 केल्विन इज इन टोर। मतलब आपको पता जो प्रेशर की यूनिट दी हुई है वो टोर में। देखिए गेट के अंदर जो बेसिकली चीज़ है वो आपको कभी भी उसी यूनिट में नहीं पूछेगा जिस यूनिट में उसने वैल्यू गिवन की है, वो आपसे यूनिट कन्वर्जन कराएगा। तो नेट गेट की देखो नेट में इतना यूनिट कन्वर्जन नहीं करवाता है, क्यों? क्योंकि वो आपको कैलकुलेटर नहीं देता है, लेकिन गेट के अंदर आपको यूनिट कन्वर्जन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए आपको इसने बॉइलिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट उसने दिया है आपको 350 केल्विन। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट पहले पता होना चाहिए। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअली में? देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक कि आपने किसी लिक्विड को आप कितनी हीट दे कि उसकी जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 350 केल्विन, आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 30 किलो जूल। आप किलो जूल को इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो 30,000 जूल पर मोल, और आपको प्रेशर पूछा है, यानी आप इसको T1 टेम्परेचर माने तो T2 आपको गिवन है 300 केल्विन, और आपसे पूछा गया है प्रेशर। देखिए अब आपको पता है, आपको टेम्परेचर 2 गिवन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, और आपको प्रेशर पूछा है। अब आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सी इक्वेशन लगी। दिस इज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन विच इज ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन NR 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, सॉरी T1 प्लस T2। तो देखिए सही है, सॉरी या तो अगर आपको P1 प्रेशर गिवन नहीं है तो आप P1 को 1 एटमॉस्फेयर मान सकते हैं। ठीक है, तो ln P2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है आपको 30,000 अपॉन n, इसमें कोई रिएक्शन में कोई नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम उसे 1 मोल मान लेंगे, 1 इंटू, और देखिए r की वैल्यू, अब इसने ये किस वैल्यू में दे रखी है, जूल पर मोल, तो हमें r की वैल्यू भी जूल में लेनी, विच इज 8.314 1 अपॉन T1। T1 टेम्परेचर क्या है आपका 350, T2 टेम्परेचर क्या है 300। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू जो आएगी आपकी माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस प्लस में आगे पहले कर देती हूँ, तो ln P2 इज इक्वल टू आपका आएगा 30,000 अपॉन 8.314 50 अपॉन 350 इंटू 300। ठीक है, जब आप इसको पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपकी आती है ln P2 1.7182। ठीक है, तो आप P2 करेंगे तो इस वैल्यू को क्या होगा, इसका आप ले लेंगे एंटी लॉग करेंगे इसका, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी आपकी 0.718। ठीक है, आप जब इसका एंटी लॉग करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और ये किस वैल्यू में आ रही है, एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर लिया था, अब आपसे पूछी किस में है वैल्यू, टॉर में, तो टॉर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ATM किसके बराबर होता है 760 टॉर। ठीक है, तो आप इस 0.718 को जब 760 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 136.31 टॉर। ठीक है, तो ये है आपका क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब देखिए
इसके अंदर कुछ नहीं था, आपको दो चीज़ें लर्न करनी थी। फर्स्ट लर्न क्या करना था, क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और सेकंड ये कि आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर लेते लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता कि 1 एटमॉस्फेयर कितने टॉर के बराबर होता है तो भी आपका आंसर रॉन्ग होता। तो सिर्फ आपको अगर इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें याद रखनी है, क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर।